एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप खबरें। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। यदि आप मुझे ट्विटर पर फॉलो करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी मिल जाएगा। आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत बधाइयां। अपनी सबसे पहली खबर की शुरुआत भी हम दशहरे से ही करेंगे। आपको पता है कि दशहरे के दिन शस्त्र पूजा होती है और हमारे रक्षा मंत्री पिछले साल भी शस्त्र पूजा के दौरान फ्रांस गए हुए थे और राफेल की उन्होंने पूजा की थी। तो आज उनका फिर से सिक्किम और दार्जिलिंग के इलाके में दौरा हुआ, जहां पर वो आर्मी के फॉरवर्ड बेस का दौरा किए। उन्होंने त्रिशक्ति कोर की जो हेडक्वार्टर है, जो कि सुकना में स्थित है, वहां का दौरा किया और वहां पर जितने भी आर्मी के हथियार थे उनकी पूजा की, शस्त्र पूजा की। उनके साथ हमारे आर्मी के चीफ भी गए हुए थे और उन्होंने भी इस पूजा में भाग लिया। अपनी दूसरी खबर की बात करेंगे तो वो भी दशहरा से रिलेटेड आ रही है और नेपाल से रिलेटेड है। एक्चुअल में नेपाल के प्रधानमंत्री के द्वारा दशहरा की जब शुभकामनाएं अपने लोगों को दी गई तो उसमें एक नेपाली मैप का इस्तेमाल किया गया, जो कि पुराना मैप है। इंसिग्ना का इस्तेमाल किया गया, पूरे मोहर का इस्तेमाल किया गया, जिसमें कि जो मैप था वो पुराना मैप था और इसी पुराने मैप के कारण कंट्रोवर्सी हो गई। जब उन्होंने अपनी मुबारकबाद नेट पर डाली या ट्विटर पे डाली, सोशल मीडिया पे डाली, तो लोगों ने पॉइंट आउट किया। और अभी मई और जून के दौरान जो उन्होंने नया मैप अडॉप्ट किया हुआ है, पार्लियामेंट में अडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें कि लिम्पुआधुरा, लिपुलेख पास और काला पानी का इलाका, जो पूरा ट्रायंगुलर एरिया है, उसको अपने मैप में ऐड किया है। इस तस्वीर में ये जो शुभकामनाओं वाला तस्वीर था उसमें इस प्रकार की कोई भी चीज देखने को नहीं मिली। लोगों ने पॉइंट आउट किया और ये कहा कि रॉ के चीफ की जो यात्रा हुई नेपाल में, उसके बाद इस तरह की चीजें देखने को मिल रही हैं। तो क्या ये सही है? भारत के द्वारा जो रॉ के चीफ को भेजा गया नेपाल और प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, वो हम लोगों ने खबरों में सुना ही था। तो क्या उसके कारण अब ये निष्कर्ष में दोनों ही देश पहुंच गए हैं कि इस जो मैप का विवाद है, मानचित्र विवाद है, इसको न बढ़ने दिया जाए, या जो नेपाल कह रहा है अपनी सफाई में कि ये टेक्निकल कारणों की वजह से हुआ है, वहां पर फोटो को छोटा किया जा रहा था, जिस कारण से ये जो एरिया है वो दिखाई नहीं दे रहा है। पर आप अगर फोटो को अच्छे से देखें तो एक्चुअल में वो क्षेत्र ही गायब है। छोटे छोटे मानचित्र की जो बाउंड्रीज है वो दिखाई दे रही हैं, पर वो जो ट्रायंगुलर एरिया है जिसको नेपाल ने अडॉप्ट किया है वो नहीं दिखाई दे रहा है। नेपाल की सरकार के द्वारा, उनके प्रवक्ता के द्वारा ये कहा गया है कि जो ये 3 एरिया जो भारत के में पड़ता है और भारत का है, उस पर नेपाल का जो अपना दावा है उससे नेपाल पीछे नहीं हट रहा है और ये जो तस्वीर निकली है वो केवल और केवल टेक्निकल कारणों की वजह से है। हमें ऐसा नहीं लगता कि ये टेक्निकल कारणों की वजह से है, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने बधाई संदेश में किसी अगर मैप का इस्तेमाल कर रहे हैं और वो बड़े लेवल पे सर्कुलेट होता है, तो इस प्रकार की जो गलतियां हैं उसको गलती से हो जाना गलत माना जा सकता है। ये जानबूझ के की हुई चीजें होती हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान को एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट किया गया है, ब्लैक लिस्ट अभी तक नहीं किया गया है और अगली मीटिंग फरवरी में होने वाली है, फरवरी 2021 में होने वाली है। भारत ये तैयारी कर रहा है कि उसको ब्लैक लिस्ट करवाया जाए। इसके लिए जो विदेशों में हमारे हाई कमीशन हैं या जो एम्बेसडर हैं, उनको ये टास्क दिया गया है कि फरवरी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें पाकिस्तान को ब्लैकलिस्ट किया जाए और इस पे जोर शोर से अभी से लगने को कहा गया है। एक्चुअल में जो अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट किया गया है वो एवं ही नहीं हो गए हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सबूत जो जुटाए गए हैं वो इन्हीं अधिकारियों के द्वारा जुटाए गए हैं और उसको यूएन और एफएटीएफ में उचित स्थान तक पहुंचाया गया है उन सबूतों को। इसके बाद ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट की श्रेणी में डाला गया है। पाकिस्तान के द्वारा भी अपने अधिकारियों के माध्यम से लॉबी क्रिएट की गई और एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने का प्रयास किया गया, पर भारत की तरफ से किया गया प्रयास ज्यादा उत्तम था और पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला गया। और हम ये सोचते हैं कि एवं ही पाकिस्तान को डाल दिया गया। वो जो करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ उनको कदम उठाने थे, टेरर फंडिंग के खिलाफ कदम उठाने थे, उठाया या नहीं उठाया, ये जो प्रोजेक्शन उनके द्वारा किया गया था कि उन्होंने कदम उठाए हैं, उसका खंडन भारत ने बहुत अच्छे से किया है। इसलिए पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट अभी के समय में किया गया और अगली तैयारी ब्लैक लिस्टिंग की है। वहीं बात करते हैं डीआरडीओ के वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, जो कि अस्त्र मिसाइल पर ही बेस्ड मिसाइल होने वाला है। एक टेंडर नोटिस निकला है जिसमें कि इस प्रकार के लॉन्चर की बात की गई है जो कि 8 शेल वाला होना चाहिए,
और इसके माध्यम से इस मिसाइल को कहा जा रहा है कि लॉन्च किया जाएगा। इस टेंडर नोटिस से ये साफ-साफ पता चलता है कि इस मिसाइल पर बहुत अच्छे से काम हो रहा है और इस मिसाइल को आप जानते हैं कि 2 वेरिएंट में डेवलप किया जा रहा है। एक एयरफोर्स का वेरिएंट है, एक नेवी का वेरिएंट है। एयरफोर्स का वेरिएंट मोबाइल कैनिस्टर के द्वारा, मोबाइल व्हीकल जिसमें कि कैनिस्टर लगा होगा उसके द्वारा लॉन्च किया जा सकने वाला होना है और नेवी के लिए जो बनाया जा रहा है वो शिप के द्वारा कैनिस्टर लॉन्च वेरिएंट होने वाला है। नेवी के लिए इसको जो बनाया जा रहा है वो बराक 1 को रिप्लेस करने के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि आपको पता है कि 2006 में जब बराक 1 को चूज किया गया था उस समय हमारी तीनों सेनाओं का एक प्रोजेक्ट चल रहा था, त्रिशूल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का चल रहा था। उसको बंद करके बराक 1 को चुना गया, इजराइल से चुना गया और अब बराक 1 को भी रिप्लेस किया जाना है, जिसको इस मिसाइल के माध्यम से रिप्लेस किया जाएगा। 2019 में एक आरएफपी जारी किया गया था पर उसके एवज में किसी भी कंपनी को चूज नहीं किया गया इन मिसाइलों की सप्लाई के लिए या इस प्रकार की मिसाइलों की सप्लाई के लिए। और अब ये जो मिसाइल डेवलप की जा रही है, कहा जा रहा है कि 25 किलोमीटर तक मारक क्षमता रखेगी और इसमें कहा जा रहा है कि बूस्टर का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तब हो सकता है कि इसकी 40 से 45 किलोमीटर तक मारक क्षमता हो जाए। फिलहाल में यही कयास लगाया जा सकता है कि इस प्रकार की मिसाइल जब डेवलप होती हैं तो 2 से 3 सालों का समय लेती हैं, क्योंकि इसमें अस्त्र की टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी सारी डेवलप है पहले, इसीलिए 2-3 सालों का समय लगेगा, नहीं तो 5 से 6 सालों का समय भी लग सकता था। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो संबंध को इस वाले से जो हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल तो सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।